हाय एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स 2023 और 24 का जो लेटेस्ट सिलेबस होने वाला है। एक चीज मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, जो सिलेबस तुम्हारा पिछले साल आया था इकोनॉमिक्स का, यानी 2022 और 23 का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस था, सेम सिलेबस तुम्हारा इस बार भी आ रहा है। यानी उस टाइम पे तुम्हारे जो चैप्टर्स डिलीटेड थे वो सारे चैप्टर्स तुम्हारे इस बार भी डिलीटेड हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज रिकमेंड करना चाहता हूं यार, कि सिलेबस जानने के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो कौन सी किताब है इकोनॉमिक्स के अंदर जो तुम्हें 100 स्कोर अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए जब तुम इस वीडियो को कंप्लीट करो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहां पे मैंने तुम्हें एक वीडियो का लिंक दिया है जिसके अंदर मैंने डिस्कस करा है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के लिए वो कौन सी बुक्स हैं, वो लेजेंडरी बुक्स हैं जो तुम्हें 100 टारगेट स्कोर अचीव करने में हेल्प करने वाली है। बिकॉज मेजॉरिटी बच्चे स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं कि वो बुक से रिलेटेड बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते हैं। जो भी बुक्स उनके स्कूल वाले रिकमेंड करते हैं या दोस्त रिकमेंड करते हैं वो आंख बंद करके उसको परचेस कर लेते हैं, फिर बाद में जाके बहुत ज्यादा पछताते हैं। बिकॉज शायद उनको कभी इनफ क्वांटिटी मिल ही नहीं पाती, इनफ क्वालिटी उस बुक से नहीं मिल पाती, या मे बी शायद उनको बुक की लैंग्वेज कभी समझ आ ही नहीं पाती। फिर बाद में जाके वो बुक्स को स्विच मारते हैं जिससे उनका अभी वाला टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। सो द बेस्ट थिंग वी कैन डू राइट नाउ इज कि एक बार हम लोग प्रॉपर रिसर्च कर लें बुक से रिलेटेड कि वो कौन सी बेस्ट बुक्स हमारे लिए रहने वाली हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में हर एक बुक को डिस्कस करा है, सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस वहां पे जोड़ रखे हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट बुक में। एंड उस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें कंक्लूजन्स पूरे अच्छे से दे रखे हैं। एक बार हम लोग छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस का। देखो, जो तुम्हारी टोटल इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मोर ऑफ प्रैक्टिकल साइड में आती है क्योंकि उसमें तुम्हारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड बहुत ज्यादा लॉजिकल है। लेकिन अगर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता हूं तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। इट इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जस्ट लाइक योर हिस्ट्री। एंड मेजॉरिटी बच्चों को आईडी में यही प्रॉब्लम आती है कि उनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा डेटा लर्न करने पड़ेंगे, बहुत सारे चार्ट्स लर्न करने पड़ेंगे, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। हम उसको आगे कभी क्लियर कर रहे होंगे, बट जानने वाली चीज ये है कि इकोनॉमिक्स तुम्हारी दो पार्ट्स में आती है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ जो तुम्हारा ओवरऑल इकोनॉमिक्स का रिजल्ट बनता है वो 100 मार्क्स का बनता है, जिसमें से 80 मार्क्स तुम्हारे होते हैं थ्योरी का जिसमें तुम एक्चुअल में पेपर देते हो, और 20 मार्क्स तुम्हारे होते हैं प्रैक्टिकल के जिसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट आ जाता है और वाइवा आ जाता है। ये जो 80 मार्क्स तुम्हारे होते हैं थ्योरी वाले, इसमें 40 मार्क्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के आते हैं और 40 मार्क्स तुम्हारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आते हैं। नाउ एक बार हम लोग पहले अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस का छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिलेबस का छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे, फिर लास्ट में तुम्हें यह भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली तुम्हारा क्या सिलेबस रिलेटेड है। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो टोटल तुम्हारी आती है 40 मार्क्स की। इसके अंदर तुम्हारे पास टोटल 5 यूनिट्स होती हैं और 12 चैप्टर होते हैं, जिसके अंदर मतलब 12 चैप्टर होते हैं ना। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि भैया यूनिट और चैप्टर में फर्क क्या होता है। देखो, यूनिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी जब हम बहुत सारे चैप्टर्स जो आपस में रिलेटेड हैं उसको कंबाइन कर देते हैं ना, तो वो बनता है यूनिट। एक छोटा सा डाउट होता है बच्चों को, तो मैंने सोचा इसी वीडियो के अंदर मैं उसको क्लियर कर देता हूं ना। इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली यूनिट जो तुम्हारी आती है वो है नेशनल इनकम। इसके अंदर तुम्हारे पास टोटल आते हैं 4 चैप्टर्स जो ओवरऑल तुम्हारे कंबाइन करते हैं 10 मार्क्स। सबसे पहला चैप्टर तुम्हारे पास आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें तुम सीखोगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुम सीख रहे होगे। उसका सेकंड चैप्टर तुम्हारा इसके अंदर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे होगे, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड्स, एनआईटी, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे होगे जो तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा आगे हेल्प करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर तुम्हारे पास आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके अंदर तुम सीखोगे कि एक्चुअल में नेशनल इनकम होती क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है, नेशनल इनकम को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग वाटर को H2O भी बोलते हैं ना, वैसे नेशनल इनकम को हम लोग NNPFC भी बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम को हम लोग NDPFC भी बोलते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर सीख रहे होंगे, GDPMP, GDPFC, और आपस में क्या इनका रिलेशन है उसको समझने का हम यहाँ पे ट्राई कर रहे होंगे। इसके अंदर भी तुम्हारे काफी सारे फॉर्मुलेज आते हैं जो तुम्हें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद 4th चैप्टर तुम्हारा इसके अंदर आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसके अंदर तुम सीखोगे कि नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो इसके अंदर तुम सीखोगे कि क्या उनके फॉर्मुलेज होते हैं। फिर तुम ये भी सीखोगे कि उन
मेथड्स के थ्रू जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो क्या प्रिकॉशंस हमें अपने दिमाग में याद रखने होते हैं। साथ ही में तुम्हारे लास्ट के कुछ चुल्लू मुल्लू टॉपिक्स आते हैं जैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, साथ ही साथ प्राइस इंडेक्स करके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे तुम्हारे होते हैं, वो भी तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर आते हैं। अगर मैं कंक्लूड करके ओवरऑल बोलूँ ना तो जो नेशनल इनकम तुम्हारी यूनिट है इसमें तुम्हारे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 5 से 6 मार्क्स का एक फुल फ्लेजेड तुम्हारा नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आता ही आता है फॉर श्योर। तो ये जो तुम्हारे 4 चैप्टर्स होने वाले हैं ये टोटल तुम्हारे कंबाइन करेंगे 10 मार्क्स, यानी पहली यूनिट तुम्हारी 10 मार्क्स की आने वाली है जिसके अंदर तुम्हारे पास ये 4 चैप्टर होने वाले हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट तुम्हारी रहेगी मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर तुम्हारे पास 2 चैप्टर आते हैं, मनी और बैंकिंग। मनी में तुम समझोगे कि मनी होता क्या है, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, मनी सप्लाई क्या होता है, बार्टर सिस्टम, जैसे तुमने सुना होगा कि पहले जब पैसा नहीं हुआ करता था तो गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करा जाता था, तो उसके बारे में तुम जानोगे, उसकी क्या लिमिटेशंस थी या क्या नुकसान थे, उससे रिलेटेड तुम कुछ चीजें इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। बहुत ही हलवा चैप्टर है। उसके बाद सेकंड चैप्टर तुम्हारा इसके अंदर आता है बैंकिंग। बैंकिंग में तुम सीखोगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, वो भी तुम इसके अंदर सीख रहे होगे। फिर तुम सीखोगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, फिर फाइनली तुम सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का क्या डिफरेंस होता है वो भी इस चैप्टर के अंदर सीख रहे होगे। ये 2 चैप्टर तुम्हारे कंबाइन करते हैं टोटल 6 मार्क्स, यानी सेकंड यूनिट जिसके अंदर तुम्हारे पास 2 चैप्टर आते हैं वो टोटल तुम्हारी आती है 6 मार्क्स की। देखो मैं तुम्हें कुछ भी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि जब तुम बुक खोलो तो तुम्हें पता चल सके हाँ यार ऐसे ऐसे चैप्टर्स हमने सुने हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ चैप्टर्स इसके अंदर हैं। उसका जो तुम्हारी तीसरी यूनिट आती है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर तुम्हारे पास 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर तुम सीखोगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, उसको हम लोग कैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, टैबुलर मैनर में उसको हम कैसे लिखते हैं, पूरा मतलब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें तुम बहुत सारे कर्व्स बनाना सीखोगे, ग्राफ बनाना सीखोगे एंड टैबुलर मैनर में उसको रिप्रेजेंट करना तुम सीख रहे होगे। तो ऐसे ऐसे इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। सेकंड तुम्हारा आता है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इसके अंदर तुम सीखोगे कि यार इक्विलिब्रियम लेवल को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल वो लेवल होता है जहां पे हमारी कंट्री की डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाती है, तो उससे रिलेटेड तुम इसके अंदर कुछ चीजें सीख रहे होगे। इसके अंदर तुम्हारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, वो भी तुम इसके अंदर पढ़ रहे होगे, उससे भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है। तीसरा चैप्टर जो तुम्हारे इसके अंदर रहता है वो है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। इसके अंदर तुम सीखोगे कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। एक्सेस डिमांड मतलब जब डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, डेफिशिएंट डिमांड मतलब जब सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड से। तो इसके अंदर भी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। साथ ही साथ तुम इसके अंदर ये भी सीखोगे कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड हो चुकी है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम लोग क्या मेजर्स लेते हैं उसको करेक्ट करने के लिए, वो सब तुम इस चैप्टर के अंदर देख रहे होगे। ये जो तुम्हारे 3 चैप्टर्स होने वाले हैं ना, ये कंबाइन करेंगे तुम्हारे 12 मार्क्स, यानी थर्ड यूनिट जिसके अंदर तुम्हारे पास ये 3 चैप्टर्स आते हैं वो टोटल तुम्हारी आती है 12 मार्क्स की। और ये वाली जो यूनिट है इसमें भी तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद तुम्हारी फोर्थ यूनिट आती है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसके अंदर तुम्हारे पास सिर्फ एक चैप्टर आता है, वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, सेम नाम है, वही चैप्टर का नाम भी वही है। इसके अंदर तुम देखते हो कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। जैसे यार हम लोग अपने घर का बजट बनाते हैं कि कहां से हमारी इनकम आ रही है, कहां पे हम उसको स्पेंड कर रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट भी अपना एक बजट बनाती है। फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या क्या गोल्स होते हैं, वो बजट वो क्यों बनाती है। साथ ही में तुम कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, फिर रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ऐसे करके कुछ टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ रहे होगे। एंड हाँ, इसके अंदर भी तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसकी तुम्हें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये जो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी तुम्हारी टोटल यूनिट होती है जिसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर खुद में यही आता है, वो तुम्हारा टोटल आता है 6 मार्क्स का। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारी लास्ट यूनिट आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर तुम्हारे पास 2 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके अंदर तुम देखते हो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे तुमने सुना होगा यार, हम लोग बोलते हैं $1 इज इक्वल्स टू 82 रुपीज। तो ये जो रेट हमने डिसाइड करा ये कैसे डिसाइड होता है वो तुम इस चैप्टर के अंदर सीख रहे होगे। उसका सेकंड चैप्टर तुम्हारा इसके अंदर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर तुम देखोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ऑटोनॉमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, डेफिसिट इन बीओपी क्या होता है। तो इस तरीके से टॉपिक्स तुम इसके अंदर पढ़ रहे होगे। तो ये 2 चैप्टर्स तुम्हारे कंबाइन करते हैं 6 मार्क्स, यानी जो तुम्हारी लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट है, उसके अंदर आते हैं 2 चैप्टर्स, वो टोटल तुम्हारे 6 मार्क्स को कंस्टिट्यूट करते हैं। ना इस पूरे डिटेल डिस्कशन में तुम ये सोच रहे हो कि भैया आपने ये तो बताया नहीं कि क्या सिलेबस कटा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तुम्हारा कुछ भी रिलेटेड नहीं है। जो पिछले साल था, पिछले साल भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी रिलेटेड नहीं था, इस साल भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी रिलेटेड नहीं होने वाला है।
जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे तुम कोई रिफ्रेशर बुक फॉलो कर रहे हो या एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, वैसे मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं यार, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एनसीईआरटी कभी भी फॉलो हमें नहीं करनी पड़ती है। तो जो भी तुम्हें रिफ्रेशर दे रखी है, जो भी एनसीईआरटी दे रखी है, उसके अंदर जो भी तुम्हें सारा कंटेंट दिया है, वो सारा कंटेंट तुम्हारा इस बार आ रहा है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, या पिछले साल भी पूरा ही आया था, वही सिलेबस तुम्हारा इस बार आया है। मैं एक काम करूंगा, जो लेटेस्ट 2023 और 24 का सिलेबस है उसका तुम्हें मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसके चार्ट का या उसके पेपर का मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, तुम वहां से जाके उसको चेकआउट कर लेना। तो इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारे पास 5 यूनिट्स रहेंगी, 12 चैप्टर्स रहेंगे, जो टोटल करेंगे 40 मार्क्स। तुम यहाँ पे एक बार ऐड भी करके देख सकते हो, 10, 16, 28, 34, 40, ये तुम्हारे होगा टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 नंबर की। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंक्लूड करके बोलूँ ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर तुम स्टार्टिंग से अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलोगे तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिटरली प्यार हो जाएगा। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज्यादा लॉजिकल है। मतलब जैसे हम लोग बचपन में कुछ सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, और हमें लगता था कि यार ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल हवा में ये सब्जेक्ट चल रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट सब्जेक्ट है। तुम्हें मजा आएगा नए नए कॉन्सेप्ट सीखने में, कि भाई बैंक कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट अपना बजट कैसे बनाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब $1 = 82 रुपीज कैसे निकल के आता है। बहुत सही सही चीजें तुम्हें इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। भाई नेशनल इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल और बहुत ही तगड़ा है यार। एक गलती या सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त, वो न्यूमेरिकल्स पर अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखो मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, तुम्हारे ऑलमोस्ट 10 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं तुम्हारे पेपर के उसमें, तो स्टार्टिंग से तुम डिसेंटली थोड़ा थोड़ा करके न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस करते हुए चलना, ताकि लास्ट में तुम्हारे ऊपर न्यूमेरिकल्स का ज्यादा बर्डन ना आ जाए। बाकी ओवरऑल मैं बोलूं यार, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा हलवा है, बहुत ही ईजी है, बट ये कि स्टार्टिंग से अच्छे से डिसेंट थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलना। कोई भी अगर टॉपिक तुम पढ़ते हो तो ट्राई करना कि उसका रीजन क्या है, क्यों वो टॉपिक निकल के आया या क्या उसका रीजन है, उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना। डेफिनेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा ईजी है, ओवरऑल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो तुम्हारी 40 नंबर की होने वाली है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी 40 मार्क्स की आती है। तुम इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूं। अब हम लोग देख लेते हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिलेबस का छोटा सा ओवरव्यू। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टोटल 40 मार्क्स की आएगी, जिसमें तुम्हारे पास टोटल 3 यूनिट्स रहने वाले हैं, जिसके अंदर तुम्हारे पास टोटल 8 चैप्टर आने वाले हैं। देखो यहां पे ये जो 2 चैप्टर हैं, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तुम्हारे सिलेबस का इस साल पार्ट नहीं है, वो पिछले साल भी पार्ट नहीं थे। अगर तुम कोई लेटेस्ट बुक परचेस करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें उसके अंदर ये चैप्टर्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन अगर तुम कोई पुरानी बुक से पढ़ोगे तो उसके अंदर तुम्हें चैप्टर्स मिलेंगे, तो तुम उसको कट डाउन कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद सबसे पहली यूनिट जो तुम्हारी आती है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अंदर तुम्हारे पास 3 चैप्टर आने वाले हैं। पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर के अंदर तुम देखोगे कि जब इंडिया 1947 से पहले ब्रिटिशर्स के कब्जे में थी, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को कैसे कैसे डिस्ट्रॉय करा था, उसके एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे डिस्ट्रॉय करा था, साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड के सेक्टर को कैसे उन्हें पूरा डिस्ट्रॉय करा, वो सब तुम इसके अंदर पढ़ रहे होगे। उसका सेकंड चैप्टर तुम्हारा आता है इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। इस चैप्टर के अंदर तुम देखोगे जब 1947 में हमारे इंडिया को आजादी मिली थी, तो उस टाइम पे हमारी जो कंट्री की सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने 1950 से लेके 1990 तक कुछ पॉलिसीज लॉन्च करी, ताकि जो हमारी डिस्ट्रॉयड इकोनॉमी है उसको हम वापस ऊपर खड़ा कर सके। इसलिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर और ट्रेड सेक्टर के ऊपर। तो वो सब तुम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो। उसका थर्ड चैप्टर तुम्हारा आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि तुम्हें पता होगा बहुत फेमस है, 1991 में लाया गया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इंडिविजुअली तुम इस हर चीज को पढ़ोगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लाई गई थी, हर इंडिविजुअल बेसिस पे तुम देखोगे कि क्या क्या उसके पॉजिटिव रहे, क्या क्या नेगेटिव रहे। जब ये सारी चीजें तुम पढ़ लोगे, लास्ट में तुम देखोगे कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी उसके क्या पॉजिटिव थे और उसके क्या नेगेटिव थे। तो ये 3 चैप्टर जो तुम्हारे होने वाले हैं, जो आएंगे तुम्हारे फर्स्ट यूनिट के अंदर, वो टोटल तुम्हारे कंपाइल करेंगे 12 मार्क्स। उसके बाद सेकंड यूनिट तुम्हारी है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी करंटली हमारी इंडिया क्या चैलेंजेस या फिर क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो वाले चैप्टर यहां पे तुम डिस्कस करने वाले हो। सबसे पहला है पॉवर्टी, गरीबी, जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेकंड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर तुम देखोगे ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यार मतलब एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अपने कंट्री में जो स्किल्ड लोग होते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं, उनकी संख्या को इंक्रीज करते हैं। उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या लिमिटेशंस होती हैं, एज वेल एज एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, और कुछ डेटा से रिलेटेड इस पर डिस्कशन होता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, मतलब गांव का विकास करना। इसके अंदर तुम देखोगे रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या होती है। अब रूरल एरियाज में लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसके लिए उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो किन किन सोर्सेज से पैसा लेता है। एक होता है फॉर्मल सोर्सेज, जैसे तुम्हारे जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल सोर्सेज, जैसे तुम्हारे रिश्तेदार हो गए, मनी लेंडर्स हो गए। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है वो सब भी इसके अंदर आता है। एक बार जस्ट छोटा सा बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा है एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर तुम देखोगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी बेरोजगारी क्या होती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेकर आई उसको रिमूव करने के लिए। जैसे तुमने एक बहुत फेमस सुना होगा यार, मनरेगा करके लाया गया था, तो वो सब पॉलिसीज भी इसके अंदर तुम्हें पढ़नी पड़ती है। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तुम्हारा इस साल सिलेबस में पार्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें तुम देखोगे कि एनवायरमेंट क्या होता है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसकी करंटली अभी एनवायरमेंट की क्या सिचुएशन चल रही है, वो सब तुम इसके अंदर पढ़ने वाले हो। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तुम पढ़ोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है कि डेवलपमेंट करो, रिसोर्सेज का यूज करो, बट इतना भी मत करो कि यार आने वाली जनरेशन ही उसको यूज ना कर पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करने की जरूरत है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये 2 तो कटे हुए हैं, ये 4 चैप्टर इस यूनिट के अंदर आएंगे, जो टोटल तुम्हारी आने वाली है 20 मार्क्स की। उसका तीसरी यूनिट तुम्हारी रहेगी कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जिसके अंदर तुम्हारा सिर्फ एक चैप्टर आता है, वो है इंडिया चाइना पाकिस्तान। वैसे चैप्टर का नाम ये नहीं है, वो हम जनरली ऐसे बोलते हैं। वैसे इस चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, या तुम लोग क्या पढ़ोगे, एक जगह पे तुम रखोगे इंडिया को, एक जगह पे रखोगे चाइना को, और एक जगह पे रखोगे पाकिस्तान को, और सबको कंपेयर करना चालू करोगे उनकी जीडीपी से रिलेटेड, उनकी ग्रोथ से रिलेटेड, उनकी पॉलिसीज क्या क्या वो लेकर आए इंडिविजुअल अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो तुम तीनों कंट्रीज को आपस में यहाँ पे कंपेयर करने वाले हो। ये वाली जो तुम्हारी यूनिट है, जिसके अंदर तुम्हारे पास एक चैप्टर आता है, ये अपने आप में तुम्हारी टोटल 8 मार्क्स की आती है। तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया, 12, 32 और 40, यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुम्हारी टोटल 40 मार्क्स की हो जाती है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया क्या हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ें, क्या हम इसको लास्ट में जाके पढ़ें। देखो ये एक बहुत इंडिविजुअल टॉपिक है या सब्जेक्टिव टॉपिक है। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ना है तुम स्टार्टिंग से ही पढ़ सकते हो। वैसे अगर तुम लास्ट में जाके भी पढ़ोगे, मतलब एक डिसेंट अमाउंट लास्ट में पढ़ोगे, तब भी तुम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यार एक छोटा सा डिस्कशन रखना था मुझे इकोनॉमिक्स से सिलेबस से रिलेटेड, तो मैंने कर दिया डिस्कशन यहाँ पे। एंड यप, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।